UPSC CDS 1 2025 prelims PYQ GS paper. Question number 1. Consider the following statement with reference to secondary waves. S wave generate during an earthquake. Option 1. They create throws and crest in the material through which they pass. Option 2. The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Which of the following statement given above is are correct? Option 1, option A 1, option B 2, option C both, option D neither. तो लेट्स लुक एट द आसान भाषा में समझते हैं. एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव और ट्रांसफर वेव भी कहते हैं. सेकेंडरी वेव और ट्रांसफर वेव भी कहते हैं एस वेव को. ये वेव्स बिल्कुल एक रस्सी रोप को ऊपर नीचे झटकने पर बनने वाली वेव जैसी होती है. ऑप्शन 1 क्यों सही है? क्योंकि ट्रांसफर वेव जब किसी मीडियम से गुजरती है तो वो ऊपर और नीचे मूव करती है. ऊपर वाले पार्ट को क्रिस्ट और नीचे वाले पार्ट को थ्रो बोलते हैं. एस वेव मटेरियल को प्रिपेंडिकुलर स्ट्रिच और स्क्वेरिज करती है, इसलिए ये थ्रोज और क्रेस्ट बनाती है. ऑप्शन 2 क्यों सही है? क्योंकि एस वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन वेव के आगे बढ़ने प्रोपगेशन की डायरेक्शन के प्रिपेंडिकुलर मतलब 90% एंगल पर होती है. वर्टिकल प्लेन में अगर वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे. तो ये है NCERT क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है. और UPSC ये पूछा गया था अर्थक्वेक वेव, P वेव्स और S वेव्स के डिफरेंसेस शैडो जोन्स पर कम से कम 3 से 4 बार सवाल पूछा जा चुका है. ट्रिक: अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल याद नहीं थी तो बेसिक फिजिक्स लगाओ, जैसे एस वेव सेकेंडरी और शेयर ट्रांसफ़र वेव. और स्कूल फिजिक्स से हमें पता होता है कि ट्रांसफ़र वेव क्रिस्ट और टफ बनाती है और हमेशा परपेंडिकुलर होती है. इस तरह से डायरेक्ट 1 और 2 दोनों पहुँचे जा सकते थे. ठीक है. और 2026 में पूछ सकता है कि दो एस वेव शैडो जोन और पी वेव शैडो जोन पर डीप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है. या फिर लिक्विड आउटर कोर में एस वेव क्यों गायब हो जाती है? बिकॉज एस वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, पर कोर लॉजिक टेस्ट कर सकता है. और क्वेश्चन नंबर 2, मिनरल आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट. ऑप्शन 1, इट इज़ यूजली ए ग्रीनिश क्रिस्टल. ऑप्शन 2, इट इज़ ऑफ्टन फाउंड इन ब्लास्टिक रॉक्स. ऑप्शन 3, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका आर इट्स मेजर एलिमेंट्स. और सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बेलो. ऑप्शन ए है अम्बिवोलाइट, ऑप्शन बी है फिल्ड्सपर, ऑप्शन सी है पिरोक्सिन और ऑप्शन डी है ओलेविन. तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ओलेविन. क्योंकि ये ओलेविन क्यों सही है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ओलेविन सही है क्यों ओलेविन का नाम ही उसके ओलेविन ग्रीन रंग की वजह से बड़ा है. यह हमेशा ग्रीन रिच क्रिस्टल जैसा दिखता है. ब्लास्टिक रॉक्स जो माफिक मैग्मा से बनते हैं में ओलेविन सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने वाले मिनरल्स में से एक है. इसका केमिकल फार्मूला है MgFe2SiO4 होता है, जिसमें मैग्नीशियम Mg, आयरन Fe और सिलिका SiO4 होते हैं. ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि ये एक एम्फिबलाइट. गलत है क्योंकि ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मिनरल नहीं. ऑप्शन बी फील्ड्स पर ये गलत क्यों है? क्योंकि ये पिंक या वाइट रंग का
होता है और इसमें सिलिका, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम होता है। ग्रीनिच नहीं होता। ऑप्शन सी पायरोक्सिन क्यों गलत है? क्योंकि ये पायरोक्सिन में भी मैग्नीशियम और आयरन होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर डार्क ग्रीन या ब्लैक होता है और इसका क्रिस्टल हैबिट अलग होता है। यूजली ये ग्रीनरिच क्रिस्टल फेज सबसे यूनिक ओलेविन को डिज़ाइन करता है। ये भी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से पूछा गया था, ठीक है। और ये करेंट अफेयर्स में डीप सी माइनिंग 2024-26 में क्लेरियो क्लिसफिटन जोन न्यूज़ और अर्थ के मेंटल की स्टडी के लिए ओशियन क्रस्ट ड्यूलिंग न्यूज़ में चल रही थी, जहां ब्लास्टिक रॉक्स और मेंटल मिनरल्स बार बार साइंटिफिक कॉलम्स में थे। अब ट्रिक देखो कैसे एलिमिनेट कर सकते थे। एम्बियोलाइड एक रॉक है, मिनरल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत था। ये पहली ही कट हो गया। तो बचा फील्डस्फेयर, जो पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है और सबको पता है वो वाइट पिंकिश होता है, तो बी भी गया। अब पायरोक्सिन और ओलिविया में से वर्ल्ड ऑलिव से ग्रीन कलर डायरेक्ट लिंक हो जाता है, तो स्मार्ट गैस ओलिविन होता। ऑप्शन नंबर 26 में यूपीएससी बाकी बचे मेजर मिनरल्स जैसे कोटाज, मिका या कोटाजीट के फिजिकल ट्रेड्स या उनकी इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे सेमीकंडक्टर्स या सोलर पैनल्स में उस यूज मतलब पर मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement with reference to salt weathering is are correct? Option number 1, salt crystallization is the most effective of all the salt weathering process. Option number 2, salt crystal growth is more effective over sedimentary rocks are compared to igneous rocks. Select the answer using the code given below. Option A 1, option 2 B, option B 2, option C both, option D neither. So option number C both are correct. देख लेते हैं, आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। सॉल्ट वेदरिंग, जिसे हेलोक्लस्टी का मतलब है नमक, मतलब सॉल्ट की वजह से चट्टानों रॉक्स का टूटना, ठीक है, जिसे सॉल्ट वेदरिंग कहते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्यों सही है? क्योंकि सॉल्ट वेदरिंग के कई तरीके होते हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, सॉल्ट हाइड्रेशन और सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। जब दरारों में भरा हुआ नमकीन पानी इवापोरेट मतलब सूख जाता है, तो बचे हुए नमक के क्रिस्टल्स बड़े होने लगते हैं। ये बढ़ते क्रिस्टल्स मतलब चट्टान के ऊपर बहुत बड़ी प्रेशर एक्सर्ट हाई प्रेशर डालते हैं, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस माना जाता है। ऑप्शन 2 क्यों सही है? क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे सैंडस्टोन पोरस होते हैं, यानी उनमें छोटे छोटे छेद और लेयर्स होते हैं जहां पानी आसानी से अंदर घुस सकता है, जबकि इग्नियस रॉक्स जैसे ग्रेनाइट बहुत डेंस और टाइट होते हैं। इसलिए सॉल्ट का पानी सेडिमेंट्री रॉक्स में ज़्यादा अंदर तक जाता है और क्रिस्टलाइजेशन वहाँ ज़्यादा तबाही मचाती है। ये भी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स से पूछा गया था, चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस से फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। और ये पहले पूछा गया है, ये वेदरिंग बहुत बड़ी थीम है। यूपीएससी पहले एक्सप्लोलाइजेशन, फोर्स वेजनिंग और केमिकल वेदरिंग पर क्वेश्चन पूछे हैं, पर सॉल्ट वेदरिंग पर इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। और करंट अफेयर में कोस्टल इरोजन, हिस्टोरिकल मोमेंटम जैसे कोस्टल टेम्पल्स के ख़राब होने के मतलब ख़बरें न्यूज़ में थी, जहाँ मेरीन सॉल्ट
स्पेरी की वजह से स्टोन डिग्रेडेशन सॉल्ट वेदरिंग को बढ़ने के कारण रूप में दर्शाया गया था। ट्रिक देखो कि ज्योग्राफी में फैक्चुअल करेक्शंस होते हैं, जैसे पोरस रॉक पर वेदरिंग ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन पोरस रॉक, वो जनरली लॉजिकल और सही स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट 2 एक बेसिक प्रिंसिपल है। स्टेटमेंट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का एक स्टेबलाइज्ड फैक्ट है। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक स्ट्रीम वर्ड्स नहीं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये जो है 26 में कैसे पूछ सकता है, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जैसे कार्बोनाइजेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, पर स्टेटमेंट देकर उनके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे क्रस्ट टोपोग्राफी या रस्टिंग ऑफ आयरन रिच रॉक्स के रूप में क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है। आपको तीनों क्वेश्चन के कोर कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है। और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। Which of the following statements with reference to surface inversion of temperature are correct? Option 1, it causes instability in the lower layers of the atmosphere. Option 2, this inversion commonly lasts for a few hours until the sun comes up. Select the answer using the code given below. Option A 1, option 2 B, option C both, option D neither. तो ऑप्शन नंबर 2 B, ओनली 2 आर करेक्ट। आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लैप्स रेट, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में इसका उल्टा होता है, ठीक है। ज़मीन के पास ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है और ऊपर गर्म हवा होती है। ऑप्शन 1 क्यों गलत है? क्योंकि इन्वर्जन के दौरान ठंडी और भारी डेंस हवा नीचे रहती है और हल्की गर्म हवा ऊपर, क्योंकि भारी हवा नीचे ही बैठी रहेगी और ऊपर नहीं उठेगी। इस वजह से एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता आती है, ना कि इंस्टेबिलिटी। वर्टिकल मिक्सिंग बैंड हो जाती है, मतलब बैंड हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 2 सही क्यों है? क्योंकि सरफेस इन्वर्जन आमतौर पर लंबी साफ ठंड की रातों में बनता है जब ज़मीन तेज़ी से ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह सूरज निकलता है ज़मीन फिर से गर्म होने लगती है। नीचे की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और इन्वर्जन टूट जाता है। ये कुछ ही घंटों तक टिका है जब तक धूप नहीं आती, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और ये भी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से पूछा गया था। और ये PYQs में पहले UPSC कई बार सवाल पूछे हैं। 2013 में लॉन्ग विंटर नाइट्स के कंडीशंस पर और 18-20 के दौरान प्रीलिम्स मेंस में ऑप्शन के रूप में पूछा था, ठीक है। अब करेंट अफेयर से ये लिंक था। दिल्ली NCR और नॉर्थ इंडिया में हर साल ठंड के महीनों नवंबर से जनवरी में जो भयानक स्मोक बनता है, उसका सबसे बड़ा विलियन सरफेस इन्वर्जन ही होता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स को हवा में ऊपर नहीं जाने देता। जनवरी 24-25 और हाल ही में जनवरी 26 में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में AQI और इन्वर्जन पर बड़े आर्टिकल्स आए थे। डेट्स द रीज़न ये पूछा गया था। और कंसेप्चुअल एलिमिनेशन कैसे है? ज्योग्राफी का बेसिक थंब रूल है कि कोल्ड एयर एट बॉटम, वार्म एयर एट टॉप, मतलब कोल्ड एयर रहेगा बॉटम में नीचे और वार्म एयर रहेगा टॉप ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ठीक है।
अगर आपको बस स्टेबिलिटी का कंसेप्ट पता था तो आप आसानी से स्टेटमेंट 1 को गलत करते और स्टेटमेंट 2 में पहुंच जाते। अब देखो 2026 में कैसे पूछ सकता है। 2026 में वैली इन्वर्जन मतलब एयर ड्रेनेज पर फोकस कर सकता है, जहां पहाड़ों की ठंडी हवा रात में वैली फ्लोर पर बैठ जाती है, ठीक है, और फ्रोस्ट करती है। या फिर इन्वर्जन का अर्बन हीट आइसलैंड पर क्या असर पड़ता है, इस पर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सवाल दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लाउड आइडेंटिफिकेशन क्यूमुलस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू इट। ऑप्शन 1, दे लुक लाइक कॉटन वूल। ऑप्शन 2, दे एग्जिस्ट इन patches and have flat base. Option 3, they are generally formed at a height of 4 to 7 kilometers. Select the answer using the code given below. Option A, cirrus. Option B, cumulus. Option C, nimbus. Option D, stratus. Option number B is right. आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन बी क्लुम्बस क्यूमुलस क्यों सही है, क्योंकि ऑप्शन एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा है कि क्यूमुलस क्लाउड्स रुई के गोल कॉटन ऊल जैसे दिखते हैं और उनका बेस फ्लैट होता है। ये स्कैटर्ड या पैचेस में मिलते हैं। इनका आमतौर पर वर्टिकल एक्सटेंशन होता है जो 4 से 7 किलोमीटर की ऊंची तक देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 सीरस ये गलत क्यों है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे 8 से 12 होते हैं और फेदर पंख जैसे पतले और बिखरे होते हैं। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि ये निम्बस ये बहुत घने काले या गहरे ग्रे रंग के होते हैं जो बारिश लाते हैं, रेन क्लाउड्स। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, स्टार्टस ये लेयर वाले बादल होते हैं जो आमतौर पर पूरे आसमान को एक चादर की तरह ध्यान लेते हैं, ठीक है, लेयर्ड स्ट्राटिफाइड करते हैं। ये भी पूछा गया था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से। अगर चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर टॉपिक है क्लाउड क्लासिफिकेशन से पहले पूछा गया है कि नहीं। ये तो टाइप ऑफ क्लाउड पहले भी सवाल आ चुका है 2019 में, 2022 में कुमुल निम्बस और हाई क्लाउड्स पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शन आया था। लगभग 2 से 3 बार पूछा गया इस थीम पर। और ये करंट में क्लाइमेट जो 24-26 तक 2024-25 में ये बना हुआ था क्लाउड बस्ट बादल फटना और आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग की घटनाएं 2024-25 के मानसून में बहुत हाई रही थी, ठीक है। जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में जहां बादलों का स्ट्रक्चर्स न्यूज़ में बार बार पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था। ट्रिक क्या है इसको एलिमिनेट करने का, तो कीवर्ड एसोसिएशन। बचपन से हम बादल का जो ड्राइंग बनाते हैं फ्लूफी कॉटन जैसा नीचे से फ्लैट लिखे लाइन, और वो क्यूमुलस ही होता है। लैटिन में क्यूमुलस का मतलब ही होता है हीप या पील ढेर, ठीक है। कॉटन उल वर्ड देखते ही दिमाग में डायरेक्ट क्यूमुलस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2026 में कैसे पूछ सकता है, क्यूमुलोनिम्बस बादलों पर फोकस कर सकता है जो थंडर लाइटनिंग और हेल ओला लाते हैं, या फिर बादलों के अलग अलग लेयर्स एल्टो स्टार्टस क्यूमुलस को मैच करने का पैटर्न दे सकता है, ठीक है।